नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सरकार बार बार अपनों से घिरती नजर आ रही है। पहले पूर्व सीएम उमा भारती के बाद अब बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुलकर शराबबंदी की मांग रख दी है। उधर इस सबके बीच सरकार नई शराब नीति लेकर पहले ही आ चुकी है, जिसे लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। अब ऐसे में सरकार समाज को बचाए या व्यापार करे, क्योंकि सबको मालूम है कि किसी भी राज्य सरकार को शराब से कितनी आमदनी होती है, लेकिन सरकार यहां पर कह कुछ रही है, कर कुछ रही है और अब उसके अपने ही उस पर निशाना साध रहे हैं। तो इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि शराबबंदी को लेकर के बीजेपी पर कांग्रेस किस तरह से हमलावर है और पलटवार में किस तरह से कांग्रेस के नेता बचाव कर रहे हैं। साथ ही साध्वी प्रज्ञा का वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें वो सीधे तौर पर शराबबंदी की मांग कर रही हैं। का नारा है हर गांव में शराब। अब वो नारा, अपना नारा जो उन्होंने दिया है, जो शराब नीति बनाई है, उस आधार पर क्या यहाँ कभी शराबबंदी हो सकती है? नशे के खिलाफ है, उसमें कौन सी नई बात है। मैं भी नशे के खिलाफ हूँ, आप भी नशे के खिलाफ होंगे। कौन नशे के खिलाफ नहीं है? और निश्चित रूप से हमारी तो जो शराब नीति है उसकी पहली लाइन आप देखेंगे, उसमें यही हमने इंगित किया है कि लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नशा हम ना करें। तो इसमें नई बात क्या, सभी लोग नशे के खिलाफ हैं, मैं भी हूँ, आप भी हो। भोपाल की सांसद उन्होंने शराबबंदी की बात करी है, प्रज्ञा साध्वी ने, कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, उमा भारती जी भी चाह रही हैं, वो भी चाह रही हैं, तो शिवराज सिंह जी को बात माननी चाहिए। बिल्कुल शराब बंद होना ही चाहिए। मैं खुल करके शराब विक्रय का विरोध करती हूँ। जो शराब होती है, जिसको शराब कह करके लोग पीते हैं, वो विष का काम करती है, जहर का काम करती है और उसको कभी नहीं पीना चाहिए। तो सुना आपने अलग अलग बयान और अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस का एक और बयान। पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता निशंक जैन किस तरह से हमलावर हैं बीजेपी पर, सुनिए। उमा जी तय करें कि सरकार शराबबंदी को लेकर क्या चाहती है। यदि शिवराज जी का बस चले तो मिस कालमर उधार पर गली मोहल्ले और गांव में शराब बिकवा दें, कंट्रोल से शराब बिकवा दें, आंगनबाड़ी से शराब बिकवा दें। हालत ये है, प्रदेश के नौजवानों को शराब के दलदल में धकेलने का काम यदि कोई कर रहा है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और आइए सीधे हम अब देखते हैं कि क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे सवाल हैं आज के, साध्वियों ने मांगी शराबबंदी, सरकार की मुश्किल बढ़ा दी। पहले सिर्फ उमा भारती थी, अब साध्वी प्रज्ञा भी हैं। शराब से मुनाफा बढ़ाएंगे तो शराब मुक्त समाज कैसे बनाएंगे? सरकार कंफ्यूज लगती है या कंफ्यूज कर रही है, यह समझना मुश्किल है। कांग्रेस बोली बीजेपी की है वादा खिलाफी, बस चले तो सारी जनता को बना दें शराबी। अभी आपने निशंक जैन को सुना कि आंगनबाड़ी से शराब बांट दें। एमपी में शराब पर अपनों से घिरी सरकार, समाज बचाएं या बचाएं व्यापार? यह बड़ा सवाल है जो सरकार के सामने भी खड़ा हुआ है और सरकार के पास इसका हल नहीं है या फिर हल मिल गया है। केवल ये दिखाया जा रहा है कि हम दोनों को साथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हितेश, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है चौधरी राकेश सिंह जी। और साथ ही साथ हमारे साथ ब्रिज त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिज त्रिपाठी जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं हितेश जी आपके पास आता हूं। सर, एक बात बताइए, पहले सिर्फ उमा भारती कह रही थी, अब साध्वी भी कह रही हैं और हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से विश्वास सारंग जी इस मांग को खारिज कर देते हैं, ये कहते हुए कि हमने तो शराब नीति की पहली लाइन में लिख दिया है कि शराब बंद होनी चाहिए, शराब मुक्त होना चाहिए समाज। ये सारी जिम्मेदारी समाज पर छोड़ दी और व्यापार सरकार करने लगी। होना उल्टा था सर। देखिए, मैं दो तीन बातें बहुत स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आप जानते हैं मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूं जी कि मैं झूठ बोलता नहीं हूं, सच जितना बोलूं उतना बोलूं। तो उसको आप थोड़ा कहा बहुत समझिएगा। जी जी जी। देखिए, ये बात सच है कि लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यदि बास्केट आपको उससे मिलता है और
उसका 5 गुना आप कर दीजिए। वो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है 20% के हिसाब से, फाइनेंस सिस्टम को आप देखेंगे तो यानी कि आपके बजट का आधा सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो एक्साइज ड्यूटी से आता है, तो इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है। इसीलिए वर्तमान परिस्थितियों में शराबबंदी तुरंत कर देना मुझे नहीं लगता सरकार के लिए कोई निर्णय लेने के लिए मैं नहीं समझता कि बहुत हम इस स्थिति में है, नंबर 1। नंबर 2, समाज भी नहीं होता है। यदि आप शराबबंदी के जो सरकारों ने निर्णय लिए हैं उस निर्णय के स्थानों को देखेंगे, कोई भी राज्य कोई भी जगह उठाकर आप देख लेंगे तो वहां पर आप ये पाएंगे कि वो बाउंस हो गई है। ठीक है। क्यों? क्योंकि समाज में उसकी रेसिपिएंसी होना जरूरी है। तो शराबखोरी एक सामाजिक मैं समझता हूँ कुरीति ज्यादा है और उस पर ध्यान देखो कि आप जैसे ही शराब बंद करेंगे तो हम लोग तो डॉक्टर्स हैं साहब, देखते हैं बहुत अच्छे से, तो सूखा नशा शुरू हो जाता है। क्योंकि जिसको नशे की आदत है बेसिकली उसको नशे की आदत है, तो नशे की आदत से जब तक हम युवाओं को बाहर नहीं निकालेंगे या जो हितग्राही है उनका मेंटल मेकअप ये नहीं करेंगे तब तक वो ये नहीं दोगे तो दूसरा ले लेंगे। तो सर कौन करेगा सर? अलग अलग है। चलिए मेंटल मेकअप भी कौन करेगा सर? हितेश जी मुझे बताइए। चलिए हम करेंगे जी, हम ही लोग करेंगे और यही कारण है कि पिछले 1 दशक से ऊपर से एक भी 3601 शराब की दुकान है। मैं अगेन मुझे खुशी है कि आपके साथ ये डिस्कशन हुआ था, तो वो 3602 नहीं होंगी दुकान, ये तो तय है। हाँ। भाई सरकार ने इतना तो करके रखा है। अब इसके आगे समाज को आगे आना होगा और समाज को आगे आने के लिए मुझे महात्मा गांधी जी के जीवनचर्या में वो परिलक्षित होता दिखा। आजीवन वो इस बात के लिए उन्होंने समाज को प्रेरित किया और साथ साथ यदि उसके बाद यदि आज साध्वी उमा भारती जी या प्रज्ञा भारती जी इस बात को रखती हैं तो उसमें मैं नहीं समझता कोई बुराई है। और हम तो एज ए डॉक्टर क्लिनिक में भी ये बात बोलते हैं, हमारे पास सिरोसिस के पेशेंट आते हैं, हेमोरॉइड्स के पेशेंट आते हैं, कई लोग GERD के पेशेंट आते हैं, हम उनको बोलते हैं साहब इतनी मत पिया करो मेरे भाई, क्योंकि शराब आपको शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक यानी आपकी छवि को 3 नुकसान शराब पहुंचाती है। शराब का विरोधी इसलिए होता है शराब शरीर खराब करती है ज्यादा पीने से, शराब आपके पैसे से अधिक पीते हो तो घर की अर्थव्यवस्था बिगाड़ देती है, गरीबी लाती है, और तीसरा आपका सामाजिक पतन कराती है। आपकी जो छवि है, आप जो नाली में कोई पड़ा हुआ है, कोई मारपीट कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि नष्ट होती है। तो ये तीनों काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में जागृति लाई जाए। चौधरी राकेश जी, देखिए साफ तौर पर सीधे तौर पर सरकार ने जिम्मेदारी समाज पर डाल दी कि शराब से दूर होना है, आप होइए, हम तो बेचेंगे, दुकान नहीं बढ़ाएंगे लेकिन बिक्री बढ़ाएंगे। ये आप चौका लगा रहे हैं साहब। ना सर, देखिए हितेश जी, दुकान नहीं बढ़ती है आप बता देते हैं मुझे बिल्कुल आंकड़े से। आप ये नहीं बताते कि बिक्री कितनी बढ़ा दी आपने पिछले 15 सालों में। अच्छा, आप ये नहीं बताते राजस्व कितना बढ़ा दिया। राजस्व बताइए अच्छा कितना बढ़ गया शराब से। सर मेरे सच का सम्मान रख लीजिए, बाकी आप भी समझदार हैं, दर्शक भी हैं। अच्छा राकेश जी, मुझे बताइए कि अब चलिए मैं सवाल बदल देता हूं सिर्फ हितेश जी के सम्मान में। राकेश जी मुझे ये बताइए कि उमा जी के बाद साध्वी प्रज्ञा मुखर होकर कह रही हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। क्या बीजेपी में ऐसे और लोग हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ पार्टी लाइन से अलग पर समाज के लिए ये मांग रखेंगे खुल करके कि हाँ शराबबंदी होनी चाहिए, और ना हो तो कम से कम शराब को सस्ता कर ऐसी नीति ना बनाया जाए जिससे और प्रोत्साहित हो शराबी? अब शराब के गुण अवगुण और उसकी आवश्यकता क्या है जीवन में, मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी से ज्यादा नहीं जानता हूं। वो प्रोफेशनली डॉक्टर हैं और उन्होंने कहा है कि ये शरीर को भी नुकसान करती है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिराती है, आर्थिक भी व्यक्ति को कमजोर करती है आर्थिक रूप से। उमा भारती जी अगर कह रही हैं और सने सने उस तारीख को बढ़ा रही हैं तो उनका उद्देश्य भी मैं समझता हूं दृढ़ता पूर्वक नहीं है। वो भी अपने वादे से पलटती जाती है। ठीक है, अब साध्वी है, पलट जाए तो कोई मैं उस पर बुरा भी नहीं मानूंगा, भले ही साध्वी बनी रहे। प्रज्ञा ठाकुर ने भी अगर सांसद रहते हुए गेरुआ वस्त्र पहनते हुए और शराब का विरोध करने का निर्णय किया है तो मैं उनका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़े नहीं ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर 1 करोड़ की किसी की आमदनी है, किसी का रिटर्न है, वो शराब रख सकता है। पहले 1 पेटी बियर रख सकता था, 4 बोतल शराब रख सकता था। अब उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल 4 पेटी बियर रखें या 6 पेटी क्या है और 24 बोतल शराब रखें, यानी आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। आप ये बात सत्य है कि ये आमदनी का एक आपका साधन है,
लेकिन वो ऐसे लोग जिनको 15 वर्ष 18 वर्ष राज्य सरकार चलाते चलाते हो गया, वो दूसरा कोई तरीका रेवेन्यू अर्जित करने का नहीं निकाल पा रहे। वो इतने बड़े खनिज साधन का प्रदेश होने के बाद भी उसमें आमदनी नहीं बढ़ा पा रहे। लोगों जैसा डॉक्टर वाजपेयी जी कह रहे हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी जाती है, आर्थिक भी जाती, मैं सहमत हूं। इसके बावजूद भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इससे बड़ी और क्या हास्यास्पद बात हो सकती है? अन्य राज्यों से भी आप तुलना करना चाहें तो मैं ये मानता हूं कि शराब जीवन में आवश्यक नहीं है, और मैं इस दलील को भी नकारता हूं सिरे से जो डॉक्टर वाजपेयी ने कही अगर शराब बंद कर देंगे तो लोग सूखा ड्रग लेने लगेंगे, गीला ड्रग लेने लगेंगे। नहीं, ये कदापि नहीं। आपको शराब बंदी करनी चाहिए और आपको नियंत्रित करना चाहिए। मैं दिग्विजय सिंह जी को उस बात का समर्थन देता हूं जो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि 50% जिस मोहल्ले की महिलाएं अगर ये कहती हैं कि यहाँ शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए तो वो दुकान वहां पे खत्म कर देनी चाहिए। आपने बड़े आदमियों के लिए सारी चीजें खोल दी हैं। आपने एक और क्या कि मॉल में अब दुकानें खुलेंगी, मॉल में आदमी रख सकता है, इस नई नीति में आपने दे दिया। राकेश जी, शराबबंदी तो कांग्रेस के शासन में भी नहीं हो पाई कहीं, ये भी तो दिक्कत है ना। शराबबंदी की तो बात सब करते हैं पर करता कहाँ कोई है। बिल्कुल, ये बात सत्य है कि लोग जहां जहां करते हैं, जैसे बिहार में हुई, गुजरात में हुई, लेकिन ये आज नहीं तो कल अभिलाष मिश्रा साहब, आप समझिए इस पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। अगर हम भारतवर्ष की, प्रदेश की आम जनता को खुशहाल चाहते हैं, परिवारों की खुशहाली चाहते हैं, तो हमें ये पैटर्न शराब का बदलना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। आपका ध्यान सिर्फ आमदनी की तरफ है, आपका ध्यान जनता के स्वास्थ्य की तरफ नहीं है। उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी महिलाएं नरकी जीवन जी रही हैं। ठीक है सर, आप इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ब्रिज जी के पास आता हूं। ब्रिज जी, आप तमाम काम करती हैं ऐसे लोगों के बीच, समाज के बीच, जहां शराब के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। बहुत आसान होता है बैठ करके अगर मैं कह दूं कि शराबबंदी सरकार क्यों नहीं करती। मुझे पता है कि शराबबंदी के सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं होते, बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट होते हैं जिसकी वजह से सरकार इस तरह के फैसले लेने से बचती है, और जहां पर शराबबंदी हुई भी है वहां भी ये 100% लागू नहीं है। और हम देखते हैं कि चाहे गरीब देश हो या अमीर देश हो, पूरी दुनिया में ये हम देखते हैं कि ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलेगा कि बिना शराब के समाज चल रहा हो। तो क्या वाकई में हमें पहले समाज को इस लायक बनाना होगा, मेंटल स्टेटस लोगों का ऐसा करना होगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें इस तरफ बढ़ना होगा? और क्या सरकार सही दिशा में बढ़ रही है? सारी बातें तो खैर अभिलाष जी आपने कह दिया। एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि नागरिक होने के नाते भी मैं ये मानती हूँ कि शराब एक बुराई है। पिछले बार भी हम इस बारे में बात कर चुके थे। दरअसल समाज की पहली इकाई यानी कि व्यक्ति, ठीक है, से लेकर परिवार, परिवार से लेकर संपूर्ण समाज, और समाज से लेकर देश, यहां तक इसको इफेक्ट करता है। लेकिन स्थापित तथ्य ये भी है कि सरकार के लिए शराब रेवेन्यू की प्राप्ति का एक जरिया है। इस बारे में भी हम पिछली बार बात कर चुके हैं। तो अभी मैं जो बात कहने जा रही हूँ, ना वो हितेश जी को अच्छी लगेगी, ना वो राकेश जी को अच्छी लगेगी। तो मेरा ये कहना है कि हर सरकार जब आती है वो ये कहती है कि दूसरी सरकार ने नहीं किया, आपकी सरकार थी तो क्या किया। पिछले बार भी यही सारी बातें हुई थी। मुझे बताइए ना, अगर राकेश जी ये कह रहे हैं कि 15 साल में अगर शिवराज जी की सरकार ने नहीं किया, तो फिर आपको अच्छे तरह याद होगा कि दिग्विजय जी के समय में भी शराब उप मुख्यमंत्री जो सुभाष यादव जी थे, उन्होंने नशाबंदी का अभियान छेड़ा था। फिर क्या हुआ? आज भी भाजपा सरकार के अंदर से इस बारे में बात उठ रही है। तो दरअसल ये एक, आप समझिए इस बात को, ये एक ब्रेन वॉश की तरह होता है ना कि अगर सिर में दर्द है तो पैर में एक चोट मार दीजिए, सिर का दर्द भूल के आदमी पैर का दर्द देखने लगेगा। सिर्फ इसी तरीके से कुछ ये एक सोची समझी सी एक तरीका चलता है राजनीति के अंदर। लेकिन समाज की बुराई सबसे बड़ी बात है। मुझे बताइए, अगर एंशिएंट टाइम से हम देखें तो क्या शराब नहीं चला? शुरू से शराब चला, उसका एक अलग प्रारूप और स्वरूप होता था। लेकिन अब ये बुराई इतनी बढ़ गई है कि जैसे अभी हितेश जी ने कहा कि शराब नहीं मिलेगा तो सूखा नशा करेंगे, ठीक है। अगर गुजरात बंद है तो बॉर्डर पे जाके दूसरी जगह से लेकर आएंगे, नेपाल से लेकर आएंगे, पड़ोसी राज्यों तक। बिहार में जब ऐसा हुआ था तो नेपाल तक चले जाते थे लोग शराब लेने के लिए। तो पूर्ति तो करते रहेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा एडिक्शन है। अब ये एडिक्शन कौन कम कर सकता है?
मैंने आपसे क्या कहा कि एक मुहिम छेड़ना चाहिए सरकार को एनजीओ के साथ मिलकर, जैसे आज हम बेटी बचाओ अभियान कर रहे हैं, या हम एक गुड टच बैड टच की बात करते हैं, या हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को ना करने की बात। इसी तरीके से शराब को भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मानकर सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे लाकर सरकार को उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस का कैंपेन चलाना चाहिए। ब्रिज जी, और यहाँ पर आपने जो ब्रिज जी आपने जो बात उठाई वो बहुत अच्छी बात लगी, और उसी से मेरे मन में एक सवाल आया कि हम देखते हैं कि जब सरकार प्रतिबद्ध होती है कि हमको बच्चियों को बचाना है तो योजनाएं चलती हैं, उनके लिए फंड आता है और एग्जीक्यूट होती है और उसका असर देखने को मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्यादान योजना, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिनके लिए फंड आता है, जिनका प्रचार होता है, प्रसार होता है, एग्जीक्यूशन होता है और उसका असर भी देखने को मिलता है। तो क्या सरकार जानबूझकर शराबबंदी को लेकर के इस तरह से कोई मुहिम नहीं चलाना चाहती कि अगर इसका असर हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, जो नहीं चाह रहे हैं वो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार इतनी भी बुरी नहीं होती है। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, शिवराज सिंह चौहान जी ने एक उल्लेखनीय रूप से काम किया है इस बारे में, तो हमें आपको भी मानना पड़ेगा। उन्होंने दुकान की संख्याएं नहीं बढ़ाई, वो चाहते तो कहते कि ठीक है 4 दुकान और बढ़ा लो एक मोहल्ले में, ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी जो राकेश जी ने कहा कि बड़े लोगों के लिए मॉल में मिल रहा है, तो क्या ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं पिएंगे बड़े लोग? उनकी तो पार्टी में शराब बहेगा। आप सब बड़े लोग हैं, आपने पार्टियां नहीं की, आप मुझे बता दीजिए कि आप लोग शराब नहीं पीते हैं या आप लोगों के पार्टियों में शराब नहीं सर्व होता है। छोड़िए, यहाँ बैठकर किसी रूम में बैठकर इस तरह की बात करना बहुत आसान होता है। आप आइए जमीनी स्तर पर और देखिए उन छोटे छोटे जो झुग्गियां स्लम एरियाज हैं, वहां शराब के जो दुष्परिणाम है उसको देखिए। बात यहाँ ये नहीं हो रही कि सरकार क्या जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहती। मुद्दा है, उठता है और कुछ हद तक जाता भी है, लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सिर्फ और सिर्फ समाज के बारे में बात करते हैं। मैं इस देश में रह रही हूँ, मैं इस प्रदेश में रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि रेवेन्यू जनरेशन का एक ये साधन है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार को इसके साथ साथ, देखिए कोई एक चीज बढ़ता है तो उसके साथ साथ पैरेलल एक लाइन चलनी चाहिए उसको रोकने की भी। तो जो रुकना चाहे वो रुक जाए, जो नहीं रुकना चाहे उसे तो वैसे खुदा भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना? तो ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि सामाजिक तौर पे हमें ये घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही है बताइए ना। हितेश जी मुझे बताइए कितनी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है? और क्योंकि हमने देखा है कि सरकार ने, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, कई ऐसे मुश्किल टास्क पूरे किए हैं जो मध्य प्रदेश में हम पावर में सरप्लस बन गए जो पहले नहीं थे। हमारे पास सड़कों का अच्छा जाल हो गया, सिंचाई हमारी बढ़ रही है। तो सरकार ने जहां ठान लिया वहां कर लिया सर। तो क्या बीजेपी की सरकार ठान नहीं पा रही शराब के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, या दिक्कत कहां रही है? मुझे ये बताइए सर। देखिए, आप लोगों को बुरा नहीं लगे, चौधरी साहब को तो नहीं लगेगा, मेरे साथी हैं, आप दोनों को नहीं लगे तो अब मैं एक बात कह देता हूं, जैसा मैडम ने बोला जी, कि देखिए क्या होता है, सब कुछ सरकार थोड़ी ना कर देगी। सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होती, भौतिक उन्नयन के लिए होती है, नैतिक उन्नयन के लिए सामाजिक नेतृत्व होता है। तो नैतिक उन्नयन और भौतिक उन्नयन दो चीजें अलग हैं। सरकारें बनती बिजली, सड़क, पानी और रोजगार और अस्पताल और इस सब के लिए बनती है। तो ये चीजें दो बहुत जरूरी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपना उदाहरण देता हूं। हमारी फ्रेटर्निटी में 90% लोग डॉक्टर्स जो हैं, हम कंजम्पशन करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं कि हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। किसी के आर्थिक, आपने किसी डॉक्टर को बर्बाद होते नहीं देखा होगा, इक्का दुक्का उदाहरण है। फिर आपने किसी को नाली में लौटते नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो जब ये तीनों चीजें नहीं होती हैं तो वो लोग ऐसा सोच के चलते हैं कि भाई वो लोग तो डॉक्टर हैं, जानते हैं। तो लेकिन अब ये तो हो गया, अब आप बोलो साहब तो डॉक्टर ही हैं तो पीते हैं, तो ये कोई जवाब नहीं हो सर। नैतिक उन्नयन तो माँ बाप, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, गुरु और इनका स्थान है ना सर। वहां पर नेता थोड़ी ना आ जाएंगे साहब। नेता बहुत कम होते हैं जो राजनीतिक भी बहुत उच्च कद के होते हैं और नैतिक रूप से भी उच्च कद के होते हैं, जैसे मैंने महात्मा गांधी जी का जिक्र किया। चलिए तेज जी, बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया आपने। राजनीतिक व्यवस्था जो होती है वो भौतिक उन्नयन के लिए होती है, नैतिक उन्नयन के लिए हमारी शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति। बेटा जब रात को घर आता है, बहुत अच्छी बात कही मिसेस त्रिपाठी ने, कि जब घर को आता है तो किसी ने पूछा क्या, मैं आपको सैकड़ों घर मेरे आसपास कैसे बता दूंगा जहां अरे ठीक है 2 बियर पी के आ गया, अरे हाँ ठीक है वो बैठा था। और ये स्थिति साहब मध्यम वर्ग की है, उच्च मध्यम वर्ग की नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे ऑटो वाले, हमारे काम करने वाले, पत्नी आके बोलती साहब वो शनिवार को तो थोड़ा वो हफ्ते भर तनाव हो जाता है तो ले ही लेते हैं,
तो वो 2 ही लेते हैं। ये क्या है? अच्छा आप बताओ ना, अब इसमें सरकार क्या करेगी? मुझे तो सरकार सब कुछ थोड़ा नहीं, कर लेकिन सकती है। सर, रोज अपन ठीक है। बैठ जाए कि नहीं भाई सब कुछ सरकार कर लेगी। चौधरी राकेश तो जी, भाई सरकार आपके साथ है। ठीक है भाई सिगरेट है, अब मुझे एक आखिरी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। सिगरेट से मुझे बताइए क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता। हम उससे कह के थक गए, बस इससे लंग कैंसर होता है, इससे ब्रोंकाइटिस होती है, ब्रोंकिएक्टाइटिस होती है। तो सबसे पहले तो उससे तो नशा भी नहीं होता। पिछले तो बार नहीं जो बंद, बात हुई सिगरेट थी पी कि क्यों जाती है मॉडल बताइए आप? ठीक है हीरो कठिन को है जो ये। अपन मॉडल ये मान प्रश्न लेते आपके हैं। कठिन है। ठीक है चौधरी राकेश जी, मुझे ये बताइए क्या वाकई में सरकार जैसे कह रहे हैं कि भौतिक नीतियां बनाने के लिए होता है, नैतिकता के लिए तो परिवार होता है, समाज होता है, लेकिन शिक्षा में कोई बदलाव तो किया जा सकता है। शिक्षा में एक इनके दुष्परिणाम बताने का कोई एक पाठ्यक्रम शामिल हो जाए। हम देखते हैं कि कुछ ऐसी इवेंट्स होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें नशा मुक्ति को लेकर के विशेष बड़े अभियान चलाए जाएं। इस तरह की चीजों में और जोर दिया जा सकता है क्या? और खास तौर से जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहां पर विशेष हम बजट मुहैया करा दें, संसाधन मुहैया करा दें, ताकि शुरुआती दौर में इसमें फंसने वाले जो निकलना चाहते हैं वो निकल जाएं। तो कुछ चीजें तो सरकार कर सकती है। समाज का तो जाहिर सी बात है, समाज पर सब छोड़ देंगे तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए व्यवस्था में सरकारों की जरूरत होती है। मिश्रा जी, कई सरकारों ने ऐसे केंद्र खोले हैं जो शराब छुड़वाने का कार्य करते हैं, उनके रखने का कार्य करते हैं, जो एडिक्ट हैं लोग उनको। मूल बात आती है कि सामाजिक व्यवस्था, जिस पर डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था में परिवार को, शिक्षण संस्थाओं को, शिक्षक को और अपने मातहत रहने वाले लोगों को जब तक वो व्यक्ति नहीं समझाएगा कि इसका दुष्परिणाम क्या है, इससे जीवन कितना खराब होता है, इससे आर्थिक स्थिति कितनी बिगड़ जाती है, इससे बच्चों के भविष्य पे कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी। देखिए, सरकारों का तो मैं ये मानता हूं कि पॉइजन भी बिक रहा है, उस पर भी लिखा है इसको पीने से आप खत्म हो जाएंगे। तमाम ऐसे रासायनिक उर्वरक आ रहे हैं, ऐसे ड्रग्स आते हैं जो छिड़काव किए जाते हैं फसल में, वो भी बहुत घातक होते हैं, लेकिन उस पर लिखा रहता है। ऐसे ही शराब है, शराब के ऊपर लिखा भी रहता है, गवर्नमेंट अवेयर के तमाम प्रोग्राम भी चलाती है, लेकिन जो व्यक्ति आदी हो जाता है वो सब कुछ भूल जाता है, हया भूल जाता है, सामाजिक बेशर्मी आ जाती है घर में। लेकिन अब मूल बात यह है, अभी मैडम त्रिपाठी जी कह रही थी कि ये बड़े लोग ऐसा करते हैं, ऐसा इनके वो होते हैं। नहीं, मैं उनसे निवेदन कर दूं, समाज में मैं भी हूं, वाजपेयी जी जैसे लोग भी हैं, आप जैसे भी हैं अभिलाष भाई। मैं भोपाल में पढ़ा हूं, मेरी हायर एजुकेशन रही, मैं 4 बार का एमएलए हूं। जुआ, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू मेरे जीवन में छू के नहीं गुजरी है। परमात्मा ने बढ़िया संस्कार परिवार दिया है और बच्चों से भी यही उम्मीद करता हूं कि इन दुर्गुणों से दूर रहें। हम समाज को पहले हम स्वयं सुधर जाए, फिर हम दूसरे को सुधारने की बात करें। तो मूल बात यह है कि सरकारों को तो धन चाहिए, और कोविड के इस दौर में आमदनी कम हुई है, सरकारों कम हुई है, तो वो तो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आमदनी बढ़े। लेकिन मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूं वाजपेयी साहब के माध्यम से कि उन तक पहुंचे कि मध्य प्रदेश में और ऐसे कई संसाधन हैं, कई खनिज संसाधन हैं, जिनके बारे में एक पूरी सेमिनार बुलाएं, डिस्कशन करें और राजस्व कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर विचार करेंगे तो मैं समझता हूं शराबबंदी की तरफ हम लोग लौटेंगे। ठीक है। अच्छा ब्रिज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, समाज पर अगर जिम्मेदारी है तो फिर हम शराबबंदी का ख्वाब देखना छोड़ दें, और अगर शराबबंदी समाज से होना मुश्किल है तो फिर नेताओं को भी ये बात करनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम देखिए नीति तो बनाएंगे क्योंकि हमें बिजनेस करना है, पैसा जनता के लिए ही पैसा लेती है वो शराब बेच करके, सड़क बनाती है उन पैसों से, अस्पताल बनाती हैं। लेकिन समाज पर ही अगर है तो समाज के भरोसे क्या हम रह सकते हैं शराबबंदी के लिए? सिर्फ समाज के भरोसे नहीं रह सकते। देखिए, जैसे अभी राकेश जी ने कहा था कि हमें राजस्व का दूसरा ऑप्शन ढूंढना चाहिए। पिछले बार के डिस्कशन में यही एक सेम बात मैंने कही थी कि हम रेवेन्यू इसी से जनरेट करने की बात क्यों सोचते हैं। हम ऐसा एक मीटिंग क्यों नहीं करते हैं जिसमें पता कर सकते हैं कि और क्या चीजें हो सकती है जिससे रेवेन्यू जनरेशन हो। ये बात मैंने पिछले बार किया था। और अगर आप कह रहे हैं कि समाज से ही अगर हम सोचे कि शराबबंदी करें, तो मेरी ये सोच है कि यदि हम सरकार का मुंह ताके तो अधूरा प्रयास होगा, ठीक है ना। शराब के खिलाफ सरकार ने नियम बना दिया है कि हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएंगे। हाँ, लेकिन कौन हेलमेट पहनता है? का विषय भी नहीं है। जी तेज जी, कोई नहीं पहनता। ऐसा लगता है पुलिस वाले
पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट पहनाते हैं। वही मैंने कहा ना, जन चेतना और जागरूकता का संचार ना बहुत सर आवश्यक है। मैं माफी के हमेशा साथ ये बात कहती हूँ ना। हितेश जी और ब्रिज जी मैं माफी के साथ आपके इस एग्जांपल से इसलिए असहमत हूं क्योंकि मैं भोपाल में भी रहा हूं और दिल्ली में भी रह रहा हूं पिछले 10 सालों से 15 सालों सर, से। हम तो यहीं रह रहे हैं। यहाँ पर सर लोग जो है जन चेतना से नहीं, जब यहाँ पर चालान कटते हैं ना और सीधे घर आते हैं 1000 रुपए के, उस डर से लोग हेलमेट पहनते हैं सर। तो ये तो ये कानून व्यवस्था का मसला भी है सर। जी, यही मैं कह रही हूँ कि पुलिस वालों की जान बचनी है, ऐसा लगता है कि हम जी वही है ना, भाई बहन प्रीत नहीं होता है ना। हाँ, वही वाली बात है यहाँ पे। ये पनिशमेंट तो की एक खुद बात श्री आ प्रभु जाती है। राम जी बताकर गए हैं हितेश जी, जो राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, तो थोड़ा सा सेलेक्टिव ना होकर के का सामना नहीं थोड़ा करना सा है तो सख्ती बस सरकार से थोड़ा पहले सा देखिए, कई जगह कड़े माहौल और भी बड़े बनाना फैसले लीजिए पड़ेगा। सर। आप हमें पता है प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, तभी हम समाज पर शराब का रोक अगर जब आप हम चाहते हैं तो। शराब पीकर सड़कों पर घूमने वालों को बुक करना शुरू करेंगे ना, तो यकीन मानिए 5-10% ही सही पर बदलाव आएगा। और जब आप शराब को कम बेचने की नीतियां बनाएंगे तो भी 5%। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पूरी शराबबंदी नहीं हो सकती, लेकिन प्रोत्साहन ना मिले सरकार के किसी काम से, यह कोशिश होनी चाहिए। और महती जिम्मेदारी समाज की है। देंगे बच्चों को, जो पीकर आएगा उस दिन बंद हो जाएगा। जिस दिन माँ बाप घर में कुंडी नहीं खोलेंगे ना रात को 11 बजे, उस दिन बंद हो जाएगी। आप चिंता नहीं करो, सबको घर जाना होता है और घर में स्वागत होता है। चलिए, तो सरकार ने बड़ी बड़ी बातें सरकार ने समाज पर जिम्मेदारी दी है, और जाहिर सी बात है कि ये समाज ही है जिसके चलते शराब जो है इस कदर बुरी लत बन गई है। अब सरकार और समाज दोनों मिलकर इसका निदान निकाल लें तो ठीक है, वरना आने वाले दिनों में शराब आपको होम डिलीवरी भी मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इसे लेकर के इसे बेचने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है, तो अब फिर शराब का टैबू जो है वो खत्म हो जाएगा समाज से, लेकिन उसकी बुराइयां समाज से खत्म नहीं होंगी, ये तय है। हितेश वाजपेयी जी, चौधरी राकेश जी, ब्रिज त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।